हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस नोट्स में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 क्या है, उसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लो केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे को भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में जो भी डाउट है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे और एक केस लो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 क्या बात करता है। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ कंप्लीट वे में, और जितने भी लॉज उस डेट से पहले के थे यानी 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी लॉज थे उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। ये कहता है कि सारे के सारे लॉज जो पहले एनेक्ट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, और वो सारे के सारे लॉज में से जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा पार्ट 3 से रिलेटेड, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी लॉ जो पहले एनेक्ट किया गया है वो अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसे वॉइड माना जाएगा। और किस एक्सटेंट तक माना जाएगा? जिस एक्सटेंट तक वो लॉ इनकंसिस्टेंट है। इस आर्टिकल में 4 वर्ड्स पे आपको कंसंट्रेट करना है जो कि मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। ऑल लॉज बिफोर आर इनकंसिस्टेंट और टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। देखिए, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक लॉ बनाया गया था 1940 में और उसमें ये कहा गया था कि जितनी भी जॉब्स हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट को दी जाएंगी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो बात अलग है, कुछ बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई चीज़ कही गई है पुराने लॉज में तो उनके वो सेक्शन, वो पर्टिकुलर सेक्शन जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, सिर्फ वही सेक्शंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे और उन्हें वॉइड माना जाएगा। यहाँ पर आपको नोट करना है, यहाँ वॉइड कहा गया है, वॉइड एब इनिशियो नहीं कहा गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो हम आगे इसी केस लॉ में जानेंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। तब केस के फैक्ट पर आते हैं। देखिए, इस केस के फैक्ट क्या है कि एक इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 पहले था। अब क्या करते हैं कि एक न्यूज़पेपर में पैम्पलेट छपवाए जाते हैं, उर्दू में लिखा जाता है कि रेलवे मजदूर के खिलाफ है साजिश। अब इतनी सी बात लिखने पर जो सेक्रेटरी होते हैं पीपल्स पब्लिशिंग हाउस के, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 इंडियन प्रेस का, जो कि हमने डिस्कस किया है इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 में, ये सब कहना खिलाफ माना जाता था। और आपको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ लिखा था, अपने एक्ट बनाए थे जिससे कितनी फ्रीडम जो है वॉयलेट होती थी इंडियंस की, तो उससे रिलेटेड ही ये बात है। तब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके अगेंस्ट जो है मुकदमा स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है 26 जैन 1950 को। अब क्या होता है कि जिनके खिलाफ ये केस चल रहा था उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और ये जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे ऊपर कोई केस होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तब 2 क्वेश्चन सामने निकल के आते हैं कोर्ट के कि क्या जो सेक्शन 15A और 18A जो इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट का है, क्या वो इनकंसिस्टेंट है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए वो इनकंसिस्टेंट भी है, मान ली बात कि वो इनकंसिस्टेंट है, तो क्या
एज्यूम करा जाएगा कि अब उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और उनकी जो भी ट्रायल है उसे क्वैश कर दिया जाएगा या फिर उसे इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो ये दोनों मुद्दे कोर्ट के सामने निकल कर आते हैं। अब क्या होता है, कोर्ट कहती है कि देखिए, अब महत्वपूर्ण बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस आर्टिकल की वो निकल कर आती है। कोर्ट कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे पहले इनका मुकदमा चल रहा था और सारे के सारे जो एक्ट हैं वो पर्सपेक्टिव इन नेचर होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली इन नेचर नहीं होते। मीनिंग, मान लीजिए आज कोई एक्ट बनाया जाता है तो वो आज से ही लागू होगा ना, उसकी जो भी एप्लीकेशन है वो आज से ही स्टार्ट होंगी। और अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट पास करा भी जाता है तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाता है, वो साफ साफ लिखा जाता है एक्ट में कि ये जो हम बना रहे हैं, जो लॉ पास किया जा रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। लेकिन आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, तो प्राइमा फेसिया इसे रेट्रोस्पेक्टिवली इन नेचर ही माना जाएगा। दूसरा, कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 13(1) में वॉइड वर्ड का जिक्र है, वहां पर वॉइड एब इनिशियो नहीं लिखा हुआ। यही बात जो हमने डिस्कस की पर्सपेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव में कि अगर वॉइड एब इनिशियो लिखा जाए तो इसका मतलब है जब से ये एप्लीकेशंस है तब से ही वो सब, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिवली मान लिया जाएगा क्योंकि वो एक्ट कभी था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। वॉइड का मतलब है कि जो भी सेक्शन है वो वॉइड माने जाएंगे तब से। तो इस केस में पेटिशनर की जो पिटीशन है उसे डिसमिस कर दिया गया था और कहा गया था कि आपका जो ट्रायल है वो सेपरेटली चलता रहेगा और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एनफोर्स में आया है उस डेट के बाद से ही ये एप्लीकेशंस मानी जाएगी। आई होप आपको आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा है आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम टाइम टू टाइम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड